Okay, so today in this session we are going to talk about probability in terms of odds in favor and odds against the event. See, we often come across a situation between friends, or as you can say, otherwise also, but we sometimes do bet on few things. अपन कभी भी कोई भी चीज पे बेटिंग करना भूलते नहीं है. वी आर विथ फ्रेंड्स और वी आर विथ फैमिली. इवन इट्स अ स्मॉल थिंग, when we see episode of a new series and we decide we decide to bet on something which is going to happen or not. So that is kind of the thing which we usually do between our friends or families and day-to-day life basis also. It might extend its domain, not just basically betting on few things, but on the certain areas such as games, horse racing, cricket, tennis, or whatever it is. Betting goes on everywhere. Okay, so why am I bringing up this topic is because the essence of this topic, the importance of this topic lies in that particular region. And how is that? Because whenever you bet something, someone has the chance of winning it, while someone doesn't have the chance of winning it. There are certain cases where you might get a tie breaker, in which case both are correct sometimes, it happens. But we are not talking about that case. We are talking about something in which you are betting on, and उसके बेसिस पे जो दो लोग बेट कर रहे हैं, एक के फेवर में रहेगा और एक के फेवर में नहीं रहेगा. अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग. प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ, अभी मैं जो स्क्रीन पे लिखा है वो पढ़ रहा हूं, हैशटैग प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट द इवेंट. लाइक अभी ये शब्द का मतलब ही बहुत होता है. व्हाट आर द ऑड्स ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट. ऑड्स ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट का मतलब, इस शब्द का मतलब ही है कि चांसेस क्या है वो होने के. जैसे कि मैं बोलूंगा आज विराट कोहली 100 मारेगा. व्हाट आर द ऑड्स दैट विराट कोहली 100 मारेगा. ये मेरे फेवर की बात है. अब 100 मार दिया तो मेरे फेवर में, 100 नहीं मारा तो मेरे अगेंस्ट में. सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो वो प्रोबेबिलिटी डिफाइन होता है रेशियो से. दैट प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड बाय रेशियो. लेट्स से एक रेशियो है मेरा 7 नहीं लेते, 7 इज नॉट द नंबर दैट आई लाइक. 4/5 का रेशियो लेते हैं अपन. और ये रेशियो क्या बता रहा है पता है क्या? ये रेशियो एक रिलेशनशिप बता रहा है. जैसे अपन ने रेशियो चैप्टर में पढ़ा है कि ये दो क्वांटिटीज अपने को एक रिलेशनशिप बताती है कोई टर्म को लेके. मतलब क्या कि मतलब अगर मैं किसी चीज पे बेट लगा रहा हूं तो मेरे अगेंस्ट में कोई चीज कितनी है या मेरे फेवर में कोई चीज कितनी है, इसका रेशियो है ये. एज इन द केस इफ आई वांट टू से कि मेरे फेवर में है कोई चीज, तो ये जो रेशियो रहेगा ये 4 ये बताएगा कि मेरे चांसेस है जीतने के, चांसेस टू विन या फेवर. और ये जो 5 है ये बताएगा मेरे अगेंस्ट में कितने हैं. मतलब अगर मेरे चांसेस 4 के जीतने के हैं तो 5 के हारने के हैं. 4:5 का रेशियो हो गया. जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल, पहले थियोरी पढ़ लेते थोड़ा, फिर और एग्जाम्पल्स के थ्रू तो देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा. ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, इफ the odds in favor of event A are in the ratio x:y, then P of A, or you would rather say probability of some event A is nothing but equal to x over x plus A, and on the other side its complementary is nothing but इट्स कॉम्प्लीमेंट्री. ये इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? वेल मेरा ये इवेंट किसके लिए डिनोटेड था कि विराट कोहली सेंचुरी मारेगा कि नहीं मारेगा, उसका रेशियो था 4:5. मतलब अगर विराट कोहली ने सेंचुरी मार दिया, वेल इट्स इन माय फेवर, सो 4 मेरे फेवर में है, 5 मेरे फेवर में नहीं है. एंड अगर मैं बोलता हूं कॉम्प्लीमेंट, मतलब मेरे फेवर में नहीं है वो चीज, सो अगेंस्ट में है, सो 5/4. You might want to write it in this way also. 5/9 over, let's say you can say 4/9. ये 5/9 क्या था? बस नथिंग बट द एडिशन ऑफ 2 इवेंट्स. कंबाइंडिंगली एडिशन मैंने लिखा वो 2 इवेंट का और मैंने वो लिख दिया. इट्स नथिंग बट इक्विवेलेंट टू 5/4. सो ये मेरा हो गया नहीं जीतने का और ये हो गया मेरे जीतने का. जस्ट सेम एज दैट. बट ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया. मतलब क्या हो गया? अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा हूं तो ये मेरे फेवर वाला इवेंट था, ऑड्स इन माई फेवर, एंड दिस ओवर हियर एंड दिस ओवर. लेट मी जस्ट चेंज द कलर ताकि मैं कलर से ही तुमको बता दूं बार बार, मेरे को वहां पे ये घुमाने की जरूरत नहीं. ग्रीन, एंड द ग्रीन इज इन माई अगेंस्ट.
सो मतलब मेरे अगेंस्ट में अगर कोई फेवर में है, सो यहाँ पे ये जो मेरा न्यूमरेटर है बिकम्स द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर। जस्ट सो कि मेरे जब फेवर में बात चल रही थी तो मैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का रेशियो ले रहा था, कंपैरिजन हो रहा था इसका इसके अगेंस्ट में। अब यहाँ पे अगेंस्ट का कंपैरिजन होगा फेवर के केस में, अगेंस्ट का कंपैरिजन होगा फेवर के केस में। आई वुड नॉट गो इन डिटेल विद दिस काइंड ऑफ टॉकिंग, दिस काइंड ऑफ नॉट टॉकिंग दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट्स बेटर दैट यू विल गूगल इट। अगर किसी को ना समझे ये कॉन्सेप्ट तो इट्स नॉट लाइक दैट कि ये बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सिंपल है। यहीं पे ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है कि इफ यू हैव समथिंग इन योर फेवर, तो ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट इन इवेंट है, और इन फेवर है या और अगेंस्ट द इवेंट है, तो इट इज नथिंग बट अ रेशियो विच टेल्स अस कि which tells us or which gives us the relation between favor and against us, favor and against us. या I would rather say ये जो है तुम्हारा यहाँ पे x over x plus y, x over x plus y, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग odds in favor, where x is the something that is in your favor and this is the total against which आप जिसके यहाँ पे कर रहे हो, ओके okay? इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा y which is your अगेंस्ट, एंड अगेंस्ट एज इन आपके फेवरेबल, आपके फेवर में नहीं है, और ये है आपका टोटल वो इवेंट का, या वुड रादर से द टोटल अगेंस्ट, फेवर के अगेंस्ट में का। सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट का रहा। तो इफ ऑड अगेंस्ट द इवेंट बी के लिए अगर अपने ऑड्स अगेंस्ट में है, लेट्स से ये मेरा क्रिकेट का फेवर में था, अब मैंने टेनिस मैच का लिखा, रॉजर फेडरर है और कौन जीता था अभी, राफेल नडाल और रॉजर फेडरर में मैच हुआ था शायद, जो भी लेटेस्ट में राफेल नडाल और रॉजर फेडरर की मैच हो रही है, एंड नडाल उन दोनों की मैच हो रही है, और मैंने लगाया था रॉजर फेडरर पे जो रिसेंटली हार चुके हैं आई गेस नडाल के साथ में, आई डोंट रिमेंबर मच, बट ठीक है। तो ये मेरा ऑड्स अगेंस्ट का आ गया। देखो m/n का रेशियो था ऑड्स अगेंस्ट का, तो रेशियो कैसा बना, p ऑफ b n ओवर m प्लस n, ये मेरे अगेंस्ट में आया, और ये वो टोटल। लाइकवाइज इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इज नथिंग बट फेवर निकालना। ये ऑड्स के लिए अगेंस्ट के लिए था, ऑड्स अगेंस्ट के लिए था, तो ये फेवर के लिए रहेगा, ये मेरा फेवर के लिए रहेगा। एंड व्हाट फेवर के लिए है, तो भाई रेशियो लो, m रेशियो में से m जो है वो फेवर बता रहा है। एक मिनट, ये जो है ना अगेंस्ट है ना, ये और ये मेरा फेवर हो गया m, ये टोटल तो है मेरे वो दोनों इवेंट का। कलर रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है यार बहुत। एनीवेज, सो ये था ऑड अगेंस्ट और ऑड इन फेवर का फॉर्मूला। कभी अपने फेवर में रहेगी कोई चीज, आपको रेशियो गिवन रहेगा, और उस रेशियो के बेसिस पे आपको बताना है कि फेवर में है कि अगेंस्ट में है, फेवर में है कि अगेंस्ट में है। और जो भी फेवर या अगेंस्ट में रहेगा, जो न्यूमरेटर में रहेगा, दैट विल सिग्निफाई समथिंग, दैट ये रेशियो किसके रिलेशन में है। जैसे अगर आपको बोला है कि आपकी इवेंट फेवर में है, तो जो रेशियो में होगा, रेशियो में जो न्यूमरेटर में होगा वो फेवर का होगा, और नीचे जो होगा वो अगेंस्ट का होगा, नीचे जो होगा वो अगेंस्ट का होगा। और आपको पूछा जाएगा कि आपको किसका निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो आपको अकॉर्डिंगली उसका रेशियो सिलेक्ट करना होगा। सो वी विल जस्ट मूव ऑन टू द एग्जाम्पल, क्योंकि इसके एग्जाम्पल ही रियल लाइफ बेस से लिंक्ड है, सो वी विल मूव ऑन विद दैट पार्ट ओनली। ओके, 22 नंबर का एग्जाम्पल है। ओह, इसके बाद में तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट ही नहीं है, मतलब नया कुछ है ही नहीं, इसके बाद में तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही है। ओके, एनीवेज विल मूव ऑन टू दिस। ओके, एग्जाम्पल नंबर 22, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, वी डू नॉट नो द इवेंट। एनीवे, इफ ऑड्स आर इन फेवर और उसका रेशियो 2:3 है, मतलब मेरा 2 फेवर में है तो 3 अगेंस्ट में है। एग्जैक्टली 2 फेवर में है तो 3 अगेंस्ट में है। तो देखो पर फेवर में कितना है, मेरा टोटल में मेरे फेवर में कितना है गेम, तो उस हिसाब से अगर मेरे को देखने का है, फेवर का मेरे को निकालने का, तो फेवर इज ऑलवेज इन माई रेड। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन ओवर हियर 22 ऑड्स इन फेवर। वेल, इन फेवर का मेरा फॉर्मूला जो रहता है, बेसिकली इसका रेशियो 2:3 था। ओफो, बेसिकली इसका रेशियो 2:3 था। ओके, और ये जो मेरा बता रहा है वो क्या हो गया फिर अभी, उस बेसिस पे मेरे को एक बात पता है, 2:3 कि 3:2 है ऑड्स इन फेवर। अच्छा, यहाँ पे प्रिंटिंग, ओके ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एक्चुअली मेरे इधर
रजिस्टर में 3:2 लिखा है, लेकिन टाइप करते वक्त मेरे से 2:3 हो गया, बट डजेंट मैटर, क्या फर्क पड़ रहा है। एनीवेज, सो ऑड्स इन फेवर बोला है, तो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है वी आर कंसर्न विद दैट, जो मेरे फेवर में रहेगा। सो आई विल राइट 2, लेकिन डिवाइडेड बाय फर्क कितना पड़ जाएगा, 2 + 3 होगा, क्योंकि 3 इज द अगेंस्ट, और मेरे को टोटल में से मेरे फेवर में कितना है मेरे को वो देखना है। सो द आंसर दैट विल आई गेट इज नथिंग बट 2/5। 2/5 मतलब मेरा फेवर में है 2, कितने में से, 5 में से, और अगेंस्ट कितना है बॉस, फिर इसी में ही अगर मेरे को बोलना है कि व्हाट इज द अगेंस्ट, सो ऑड्स अगेंस्ट क्या रहेगा, बस सिंपली अपने को एक बात पता है कि अगेंस्ट में जब मैं लेता हूं तो मैं इसका न्यूमरेटर चेंज कर देता हूं, बस डिनोमिनेटर के रेशियो में जो डिनोमिनेटर है वो मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा। सो बेसिकली आई विल गेट 3/5। ये मेरा हो गया अगेंस्ट का, ये हो गया मेरा अगेंस्ट का, ये हो गया मेरा अगेंस्ट का। ये कैसे निकाला, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, बस इसका कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट मतलब माइनस नहीं लिया, कॉम्प्लीमेंट मतलब माइनस नहीं लिया। अगर आप माइनस में भी सोचते हो तो भी चलेगा, 1 - 2/5 विल गिव यू 3/5, वेल दैट विल ऑल्सो वर्क, बट अपन कॉन्सेप्चुअली देख रहे हैं कि फेवर का नहीं अगेंस्ट का निकाल रहे हैं। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो फेवर जो सर्कल में किया हुआ है, ये रेशियो फेवर इज टू अगेंस्ट का है। सो ये जो है मेरा, ये अगेंस्ट को डिनोट कर रहा है, और ये जो है मेरा फेवर को डिनोट कर रहा है, तो उस बेसिस पे लिया गया है। ओके, एनीवेज, अभी हमको निकालना है यहाँ पे ऑड्स, क्यों बनाया मैंने, नेक्स्ट बुलेट है इसका, ऑड्स अगेंस्ट निकालना है। एक ही इवेंट है लेकिन उसके ऑड्स अगेंस्ट अपने को अलग दे रखे। देखो टोटल दोनों का 5 है, टोटल दोनों का 5 है, लेकिन रेशियो अलग है, फिलहाल रेशियो अलग है यहाँ पे, ठीक है ना। हर एक में रेशियो अलग आ सकता है, नॉट नेसेसरीली कि हर बार ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट एक ही रह सकते हैं। दे माइट बी डिफरेंट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस वी एक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी एक्ट। ये मेरा पहला बुलेट था, और अब मेरा दूसरा बुलेट आएगा यहाँ पे। इट्स रियली हैंडी फॉर यूजिंग, यू नो, ऐसे टाइप ऑफ एकदम फट से बुलेट निकालना चाहता है। ओके, ऑड्स अगेंस्ट, वेल इसका रेशियो था मेरा 1:, लेट मी जस्ट चेंज इट, 1:4, और आई वुड रादर से, गलती से मैंने ऐसा लिख दिया था 1, नहीं, ठीक है, 1:4। ये मेरा है ऑड और अगेंस्ट का रेशियो। हमेशा ये तो पक्का ही ऐसे ही रहेगा, ये तो पक्का ऐसे ही रहेगा, ऑड अगेंस्ट का रेशियो बोल रहा हूं मैं। फेवर अगेंस्ट का रेशियो है मेरा ये, ऑड्स इन फेवर इज टू ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट। अब मेरे को निकाल रहा है ऑड अगेंस्ट का, सो आई विल कंसिडर 4 डिवाइडेड बाय 1 + 4, that in turn will give me 4/5। ये हो गया मेरा ऑड अगेंस्ट। एंड इफ आई वांट इन ऑड फेवर्स का, तो ऑड इन फेवर क्या होगा मेरा, वेल इसका ही कॉम्प्लीमेंट, ऑड इन फेवर। सो इसी सेंस में, इसी सिनेरियो में यहाँ पे आएगा 1/1 + 4, that in turn will give me 1/5। सो अगर कोई चीज अगर कोई चीज मेरे अगेंस्ट में, अगर अगर मेरे अगेंस्ट में कोई चीज 4/5 है, तो टोटल में से मेरे पास में बचेगा 1/5, जो कि मेरा रहेगा इन फेवर, और यहाँ पे इट इज माई अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी। सो इट्स रियली सिंपल, रेशियो दिया रहता है ऑड्स अगेंस्ट, और ये रेशियो जनरली बेटिंग के इसमें बहुत काम में आता है। Else we do not deal much in this kind of area। ये एरिया बहुत ही स्ट्रिक्टली उनके लिए ही इस्तेमाल होता है, एंड दे यूज अ लॉट अबाउट इट। सो इफ यू वांट टू गो इन डिटेल, प्लीज गूगल इट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, नो वंस होल्डिंग यू आउट। एनीवे, so let's just move on to the next example part, and that is next, a problem in statistics is given to two students A and B. If the odds in favor of A showing that problems are 6-9, odds in favor of A क्या है, 6-9 है। मतलब क्या हो गया, मतलब A का सॉल्व करने का फेवर में जो है वो 6 है, और नहीं करने का वो है 9, मतलब 6 करने का और 9 नहीं करने का। ओके, अगेंस्ट B solving the problem is 12-10, if A and B attempt find the probability of problem being solved। अगर A और B अटेम्प्ट करते तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी।
ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी 23, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग, ये क्या रहेगा, सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी उसका, उसके फेवर में कितना था भाई, इसके फेवर में था 6 और टोटल था 6 प्लस 9 जो वो नहीं कर सकता था, इसका मतलब इसका टोटल आ गया 6/15, मतलब इसका करने का फेवर टोटल में से इस मतलब 15 अगर टोटल है चांस उसका, टोटल अगर देखा जाए तो उसमें से इसका 6 टाइम, इसका 6 चांस है ये इसका कि वो कर सकता है ए। वेयर एज अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्विंग का निकाल लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर बी का भी उन्होंने थोड़ा अलग दिया है, लेकिन अब देखो अगेंस्ट सॉल्विंग द प्रोबेबिलिटी, अगेंस्ट बी का बोल रहे हैं, अगेंस्ट बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर 12 to 10, 12 to 10 का अगेंस्ट का दिया हुआ है अपने को, मतलब क्या, मतलब 12 नहीं करने का, 10 करने का दिया हुआ है, शब्दों से उन्होंने बोल के रखा है अपने को 12 करने नहीं करने का और 10 करने का। मेरे को क्या चाहिए, अगेंस्ट का, ओ सॉरी मेरे को अगेंस्ट का चाहिए ना, हाँ अपना रेशियो तो हमेशा यही रहेगा, फेवर इज टू ये फेवर में और ये अगेंस्ट में, हाँ तो 12 करने का और 10 नहीं करने का, सॉरी हाँ 12 करने का और 10 नहीं करने का दिया हुआ है, और अपने को निकालना है बी का अगेंस्ट का फेवर कितना है, बी का अगेंस्ट का कितना है, बी का अगेंस्ट कितना है अपने को निकालने का। यहाँ पे इट वॉज इन फेवर, ये ऑड्स इन फेवर, और अब मेरा जो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्विंग, लेकिन उसका अगेंस्ट का निकाल रहा हूं मैं, सो उसका जब मैं अगेंस्ट का निकालूंगा तो आई विल कंसिडर 10, ये प्लस 12 सॉरी ये 10 और यहाँ पे आ जाएगा 12, क्योंकि 12 उसका फेवर में था और 10 उसके अगेंस्ट में था। सो मेरे को जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट विल बी 10/22 एंड दिस इज इन ऑड्स अगेंस्ट। सो 12 उसका फेवर, 12:10 का रेशियो बोला गया था, मतलब 12 अगर कर सकता है तो 10 वो नहीं कर सकता है, और अगेंस्ट का अगर मेरे को निकालना है, अगेंस्ट का मेरे को गिवन है उनका, तो मैं ये कर लूंगा। अब उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि इफ ए एंड बी अटेम्प्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड, अब ये तो खैर ये 2 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, 2 5 और 2 11 तो मैं इसको 5/11 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को उन्होंने पूछा गया है कि भाई पहले बात तो दोनों भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, उन्होंने ये बोला है दोनों भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, सो दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, एंड ये इवेंट्स तो इंडिपेंडेंट है, ए सॉल्व करेगा तो इसका ये मतलब नहीं कि बी नहीं सॉल्व करेगा, और बी सॉल्व करेगा तो इसका मतलब नहीं कि ए नहीं सॉल्व करेगा। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने की वजह से 6/15 into 5/11, so whatever this is, it is 3, and this in turns out to be 6/33, 6/33। अब लेकिन सवाल ये नहीं पूछा गया है, उन्होंने सवाल ये पूछा गया है कि अगर अटेम्प्ट दोनों कर रहे हैं तो उनके चांसेस ये है खैर साथ में करने के, बट सवाल ये पूछा गया है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए भाई, और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए इसका ये मतलब हो रहा है कि एक तो बी सॉल्व कर देगा या तो ए सॉल्व कर देगा, इसका मतलब आई एम फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, एंड आई डेफिनेटली नो द फॉर्मूला दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी बीइंग म्यूचुअली, अपन ने यहाँ पे पढ़ा है इसको कहाँ पे पढ़ा है पता है अपन ने, लेट मी जस्ट रिवाइंड दिस अ बिट, ये देखो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कोई किसी को होल्ड नहीं कर रहा है, इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं अलग अलग, ये वाला एग्जांपल एग्जैक्टली आपको मैंने इसके 2 तरीके भी बताए, एटलीस्ट 1 इवेंट को भी कंसिडर करके आप सॉल्व कर सकते हो, या तो ये फॉर्मूला लेके भी सॉल्व कर सकते हो। आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली क्योंकि ये हैंडी हो जाता है कभी कभी इस्तेमाल करने में, इट्स रियली हैंडी। एनीवेज, सो यहाँ पे मेरा आ जाएगा पी ऑफ ए मेरा है 6/15, दैट आई कैन राइट इजिली 6/15 और 6/15, ओके। मेरा पी ऑफ बी है मेरा well let's say 5/11 माइनस ये हो गया मेरा 6/33 एंड यू कैन डू द कैलकुलेशन, रेस्ट आपको उसका आंसर मिल जाएगा, दैट इन टर्न विल गिव यू
ये क्या दे देगा आपको, वेल फॉर स्टार्टर्स आपको ये नीचे पूरा 165 लाना पड़ेगा। ये तो बहुत दिक्कत वाला काम है यार। ठीक है कर लोगे तुम तो, मेरे को पता है, बट 37/55 आना चाहिए आंसर तुम्हारा। लेट्स होप कि तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके कैलकुलेशन तुम करो, मेरे को ये निकाल के देना इंपॉर्टेंट था। ये कैलकुलेशन तो तुम कर सकते हो प्लस माइनस का, उसके लिए नहीं है अपना काम इतना। ओके सो क्या किया मैंने यहाँ पे, बेसिकली उन्होंने बोला गया था कि अगेन फेवर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के फेवर में इतनी चीज थी सॉल्व करने की, और बी के अगेंस्ट में ये था सॉल्व नहीं करने का, या बी के अगेंस्ट में था ये रेशियो कि वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। और अब अपने को पूछा गया था कि अगर वो दोनों अटेम्प्ट करते हैं तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब कि अटेम्प्ट तो करना ठीक है ना, अटेम्प्ट तो कोई भी कर सकता है, बट आइदर ऑफ देम सॉल्व करके देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है अपने को। आइदर ऑफ देम सॉल्व करके देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है अपने को। सो हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट का भी ये केस बन सकता है, हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट का भी केस बनता है, कंसिडरिंग और इन्वॉल्विंग ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट। और इवेंट क्या था यहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग का। Anyhow, we'll move on to the next example. The odd against a certain event are 5-3 and odds in favor against में बोला गया है, और odd in favor of another event independent of the former। well independent है, independent, और वो ये पता भी चलता है क्योंकि पता है क्या, कोई अगर इवेंट एक जैसा हो तो इन दोनों का जो टोटल है, इन दोनों का टोटल वो मैच होना चाहिए। जैसे कि ये पहला केस मैंने तुमको पॉइंट आउट करके बताया था, इसका कारण ये था कि आपको यहाँ पे पता चलेगा। और देखो ये इवेंट जो था एग्जांपल नंबर 23 में, इवेंट वाज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, इसलिए आपका अगेंस्ट और ऑड का कभी भी मैच नहीं हो रहा था टोटल। वेयर एज यहाँ पे भी उन्होंने स्पेसिफाई करके बोल दिया है अपने को, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये अपने को कॉन्सेप्ट पता था प्रॉब्लम सॉल्विंग का, क्योंकि अपन ने देखा था यहाँ पे कंपैटिबल इवेंट्स के लिए, फॉर कंपैटिबल इवेंट्स में अपन ने पढ़ चुके थे वो चीज, और वैसे ही एग्जाम्पल था वो। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया नहीं है, इसलिए उन्होंने एक्सक्लूसिवली या इम्प्लिसिटली उन्होंने बता दिया है यहाँ पे, एक्सप्लिसिटली बोलो कि द odds against a certain 24th question, the odds against certain event is 5-3 and odds in favor of another event independent of the former is 7-5. Find the chance that at least one of the events will happen. Well, find the chance that at least one of them will happen. अब यहाँ पे वही हैपनिंग वाले इवेंट का आ गया। ओके मतलब क्या करेंगे अपन, ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, और उनके कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल एज दैट, है ना। सो मतलब पहले तो ये ऑड्स इन फेवर के बेसिस पे अपन निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, और उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये जो यहाँ पे सिखाया अपन ने, ये वाला ये दो चीज निकालना है अपने को। ओह गुड, ये दो चीज निकालना है अपने को, और इनका प्रोडक्ट लेके, इन दोनों का प्रोडक्ट लेके अपने को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, और दैट विल बी द आंसर ऑफ हैपनिंग एटलीस्ट वन इवेंट। सो वी विल मूव ऑन विद दैट एग्जांपल नाउ। 24th कॉन्सेप्ट पता हो तो वी कैन डू इट वेरी क्विकली, और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, इतना कुछ इसमें हार्ड नहीं है। सो लेट्स जस्ट कंसिडर कि प्रोबेबिलिटी मेरे अगेंस्ट में की कितनी है। मेरी प्रोबेबिलिटी ए की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, ये मेरे में पहले तो अगेंस्ट का कितना है वो निकाल रहा हूं, तो अगेंस्ट क्या आएगा 3/5 + 3 एग्जैक्टली। लेकिन मेरे को क्या चाहिए इसका, ये तो मेरा क्या था ऑड्स, ये मेरा था ऑड्स अगेंस्ट। सवाल में स्टार्टिंग में बोला गया है कि ऑड्स अगेंस्ट सर्टेन इवेंट 5-3 है, लेकिन मेरे को इसका क्या चाहिए कॉम्प्लीमेंट, तो ये मेरा हो जाएगा रेड में अब। एंड दैट विल इन टर्न गिव मी, क्योंकि मेरा रेशियो था 5:3 का, तो ये मेरा ऑड्स अगेंस्ट का था, तो मेरा ये फेवर का आ जाएगा, विच विल गिव मी 5/5, और ये मेरा 3। सो यहां पे मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी 5/8, एंड ये हो गया मेरा ऑड्स इन फेवर बोलो आप, ऑड्स इन फेवर बोलो आप, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हो रहा है तो मेरा अगेंस्ट का था, अब ये मेरे फेवर में आ गई ये चीज। ऐसा भी बोला तो भी चलेगा, या हो नहीं रही है वो चीज, ऐसा बोला तो भी चलेगा, आपके बेसिस पे इसको मैं कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ बस। ओके अब ये मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि हर बार अपन लिखेंगे नहीं इसको, अपने को वैसे ही वर्बली इसको प्रैक्टिस करना है। नाउ अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मैं बी का डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं, लेकिन अब बी का अपने को क्या निकाल रहा है, अपने को उन्होंने क्या बोला है कि ऑड्स फेवर में दे रखा है उन्होंने, तो मैं बी का डायरेक्टली अगेंस्ट का निकाल रहा हूं। एक और इवेंट था जो इंडिपेंडेंट था फॉर्मर इवेंट से, उसका फेवर का रेशियो दे रखा है 7:5 का, तो मेरे को अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 7:5 का था, तो 5/7 + 5 हो जाएगा, एंड आई वुड रादर
take this 7 as this color so that I would get the answer over 5/12. ये हो गया मेरा अब ये आंसर. अब मेरे को क्या चाहिए? एटलीस्ट हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट. सो मैं क्या निकाल रहा हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एटलीस्ट वन इवेंट है ना, दैट विल बी इक्वल टू, या मैं से भी और ना लिखते हुए मैं से वैसे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एटलीस्ट वन इवेंट. सो आप वहाँ पे कंसिडर कर लेना, लिख लिया है मैंने. दैट विल बी 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट into P of B complement, and that in turn will give me the answer 1 minus, well I suppose I do not have the space much, but ठीक है, 5/8 into 5/12, and that will give me the answer which is, well, 25/96. 25/96, 25/96, 96 minus 25, 71/96. Is the probability of happening at least one event. Probability of happening at least one event. Ta-da! That is how you solve. है क्लियर? सो ये ऑड्स का यूज करके अपने को चीजें निकालनी है अभी, बस, बाकी कुछ भी नहीं. पहले अपने को ऑड्स और अगेंस्ट का फेवर, मैं ऑड्स ही बोल देता हूँ यार, फेवर को, फेवर और अगेंस्ट की चीजें नहीं पता थी तो तभी डायरेक्टली दे रखा था. अब डायरेक्टली नहीं दिया है उन्होंने, और फेवर और ऑड्स का कंडीशन दे रखा है, क्राइटेरिया दे रखा है, और उसके बेसिस पे वी आर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी. सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. ओके, सपोज दैट it is 11-5 against to a person who is now 38 years of age, living till he is 73. ये सबसे क्लासिक एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी का, ये वाला एग्जांपल. and 5-3 against B now, okay, I suppose ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. against B now 43, living till 79. इसमें कुछ मिसिंग है क्या ए का? नहीं है, ऐसा ही है. अगेंस्ट बी नाउ, उस दो अलग अलग पर्सन बता दिए उन्होंने. पहला पर्सन ये ए है, दूसरा पर्सन बी है. फाइंड द चांसेस दैट एटलीस्ट वन ऑफ दिस पर्सन विल बी अलाइव इन 35 ईयर हेंस. 35 ईयर हेंस के बाद में वो अलाइव रहेगा, या हेंस 35 ईयर्स वो अलाइव रहेगा. अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है, और एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब क्या हो गया? वापस हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट आ गया. हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट यहां पे आ चुका है. एंड नाउ वी विल कंसिडर द एग्जांपल केयरफुली. वी विल ट्रेड वेरी केयरफुली ओवर हियर, क्योंकि ये वन ऑफ द क्लासिक्स एग्जांपल्स है. काफी पूछे भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. सो वी विल मूव ऑन टू दैट. प्रोबेबिलिटी दैट, क्या बोला उन्होंने? अपने को निकालना है कि फाइंड द चांस एटलीस्ट. अच्छा, पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूं. सो मेरा पहले प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट ए पर्सन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का ए का दे रखा है. अच्छा, उन्होंने ये देखा है अगेंस्ट का दे रखा है ना, सो मैं ये ग्रीन में ले लेता हूं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 11-5 का रेशियो था उसका. कैसा था? 11:5 का रेशियो था. सो ये कैसा आ जाएगा? 5/11 + 5 दैट इज 5/16. बट मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? फेवर में का चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वन इवेंट बोला है ना, तो मैं इसका मेरे को कुछ काम नहीं है. ये गिवन है, मेरे को ये गिवन है, पर ये गिवन डेटा से मेरे को लेना देना नहीं है. मेरे को कौन से डेटा से लेना देना है? ये गिवन डेटा के कॉम्प्लीमेंट से, सो यहां पे आ जाएगा 11/11 + 5 दैट विल गिव मी 11/16, एंड दैट इज व्हाट आई एम कंसिडरिंग नाउ कि मेरे को ये डेटा चाहिए था. नाउ अब मेरे को उन्होंने बी का भी दे रखा है प्रोबेबिलिटी, लेकिन उन्होंने मेरे को बी का भी कैसे दे रखा है? अगेंस्ट के दे रखा है, फेवर में दिया ही नहीं है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी उन्होंने मेरे को कैसे दे रखा है? क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रेशियो? 5-3 का. ओके, 5-3 का रेशियो है. तो यह आ जाएगा 3 अगेंस्ट का मेरे को दे रखा है 5 + 3, दैट इन टर्न विल गिव मी 3/8. बट आई एम नॉट आस्किंग
I do not want P of B, I want P of B complement which is in my favor. मेरे को अगेंस्ट का नहीं चाहिए, मेरे को उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, एनीवेज. सो ये आ जाएगा मेरा, कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मेरा ये 5, द रेशियो वाज 5:3, सो ये मेरा आ जाएगा 5/5 + 3, दैट विल गिव मी 5/8. एंड ये मेरे को चाहिए था, ये दो मेरे पास आ चुका है. नाउ सिंस हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट बोला है, तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट. लकीली ये दोनों भी रेड में थे क्योंकि ये दोनों भी वैसी अगेंस्ट के थे और मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला है. ओके, एनीवेज, सो फेवर का निकाला है. 1 माइनस 11/8 नहीं 11/16 और ये हो गया 5/8. सो ये मेरे को दे देगा आंसर 55/16 8 128 माइनस 55 128 73 12 3 8 हाँ 73/128 is the probability that both of them or at least one of them will be alive 35 year hence. This is the probability that at least one of them will be alive 35 year hence. So this is one of the classic examples. Again अच्छे examples है ये काफ़ी. Okay, now this is the question that you can do easily. ये चीज़ आपको अभी just अपन ने की है. There is nothing that you do not know about this. You can do this at home easily. So, well, best of luck for these kind of examples. You can do this for yourself. So this is the homework part, and I suppose I do not have the answer for this also क्योंकि answer देने के बाद में you can bring the solution easily. So I'm not giving you the answer. Do it by yourself. Okay. So, anyways, here we are at the end of this session. We are done successfully what odds in favor of an event are and what odds against an event is. So that is how you calculate. Do practice it. It's really simple. Anyways, that's it from me. Thank you.